तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। द लॉज इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी आर, मतलब इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी में कौन से लॉज इन्वॉल्व है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। फैराडेज एंड लेंज लॉ, कूलम्ब्स एंड एम्पियर्स लॉ, कूलम्ब्स एंड फैराडेज लॉ, और फैराडेज एंड एम्पियर्स लॉ की इक्वल्स टू माइनस एन इक्वल्स टू एन डी फाई डी टी, ये होता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ। ठीक है, इसमें अगर एन को वन ले ले हम लोग तो ये क्या बनता है, इक्वल्स टू डी फाई डी टी। ओके, एन वन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और ई होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई होता है फ्लक्स, और टी होता है टाइम। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। वहाँ पे अगर एक टर्न रहेगा तो एन इक्वल्स टू वन। अब देखिए यहाँ पे माइनस लिया है, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये होता है, ये आता है लेंज लॉ से। ठीक है, लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ ये बोलता है कि कोई भी सर्किट में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के दौरान ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वही ईएमएफ जो करंट फ्लो करती है तो वो करंट अपने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स जनरेट होती है वही फ्लक्स ये वाली जो कॉज वाला फ्लक्स में जिसके कारण वो पैदा हुआ उसको ही ऑपोज करता है। इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंज लॉ, मतलब यहाँ कौन सा लॉज इन्वॉल्व हुआ, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। और यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ और एम्पियर्स लॉ कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लॉ कूलम्ब्स, और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का लॉ एम्पियर्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कौन सा होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है जब फोर्स जो होता है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ ये होता है कि कोई भी लूप में जितना भी करंट जा रहा है और जितना भी करंट बाहर आ रहा है सबका एडिशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे क्या हुआ, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, मतलब आंसर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इन द फिगर द डायोड्स दैट conduct when हाफ वेव पॉजिटिव हाफ वेव होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हाफ होगा। पॉजिटिव हाफ वेव में होगा। ठीक है, ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड आर, मतलब यहाँ पे कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ में वेव में। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका एसी सोर्स है। ठीक है, अब एसी सोर्स से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो वहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे सीधा जाएगी, यहाँ पे डायोड है, सीधा ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे वापस आएगी, ऐसे जाएगी,
ऐसे करके डी के ऐसे निकल जाएगी। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऐसे पीछे से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाने पर के बाद लोड के थ्रू होके ऐसे जाने के बाद ऐसे करके इस रास्ते से ऐसे वापस चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा दिखा है हम आपको, देखिए इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है। देखिए ये D1 है, ये D1 है, और ये D2 है। देखिए आंसर कौन सा दिया, D1 D2 होना चाहिए। देखिए आंसर दिया हुआ है बी, D1 और D2। और नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा तब, D1 और D2 छोड़ के बाकी जो दोनों हैं D3 और D4, मतलब अगर नेगेटिव साइकिल पूछता तो यहाँ पे D3 और D4 होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द 2 वाट मीटर मेथड रीडिंग्स ऑफ द 2 वाट मीटर आर 500 वाट और 500 वाट रेस्पेक्ट में, दोनों का रीडिंग सेम है, तो लोड का पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी जेई एग्ज़ाम हो वहाँ पे 100% सब जेई एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। और ये यही वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बुक खोलिएगा, ठीक है। बुक या जो भी नोट्स आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ होगा वाट मीटर में, वहाँ पे हर एक पावर फैक्टर के लिए क्या क्या रीडिंग होगा वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड में। तो वो आपको एकदम हमेशा के लिए याद होना चाहिए, एकदम मुंह जुबानी कोई भी ये क्वेश्चन देखे ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम तुरंत आंसर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रीडिंग सेम है, ठीक है। दोनों का रीडिंग सेम जब आप टेबल पे देखिएगा P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है। तो इसका आंसर तुरंत आपको निकल जाएगा, आंसर ऑप्शन ए, मतलब पावर फैक्टर 1 होगा। पावर फैक्टर 1 का मतलब क्या है, आपका कॉस 0 डिग्री इक्वल टू पावर फैक्टर 1, कॉस 5 पावर फैक्टर होता है हम लोग का, कॉस 5 0 डिग्री होगा तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है आपको देखिए कैसे दिखाता है। देखिए हम लोग को दोनों वाटमीटर का रीडिंग दिया हुआ है, W1 और W2, ठीक है। और हम लोग का फॉर्मूला क्या है, tan फाइव इक्वल्स टू √3 W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। अब सबके सब वैल्यू बिठा दीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए tan फाइव का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ये कट जाते हैं तो ऊपर में 0 आएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। tan फाइव अगर 0 होगा तो 5 भी 0 ही होगा, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। 5 अगर 0 होगा तो cos 5 भी, cos 5 इक्वल्स टू cos 0 हो जाएगा, तो cos 5 इक्वल्स टू cos 0 का वैल्यू 1। अभी आपको मैंने बताया cos 5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर इज 1, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग को रिमाइंड करवा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए फाइव का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तब पावर फैक्टर 1 होगा, और दोनों वाटमीटर का वैल्यू इक्वल होगा, P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर एंगल का वैल्यू जब 30 डिग्री होगा तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। उस टाइम P1 इक्वल्स टू 2P2 होता है, ठीक है। फाई का वैल्यू, जब फाई का वैल्यू आपका 60 डिग्री होता है तब पावर फैक्टर आपका होता है cos 5 इक्वल्स टू होता है आपका 1/2, मतलब हाफ। और
ये हो जाता है आपका P1 इक्वल्स टू P हो जाता है, और दूसरे का 0 हो जाता है। और लास्ट में जो क्या होता है, लास्ट में जब फाई का वैल्यू, सॉरी, लास्ट में जब फाई का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तब पावर फैक्टर का वैल्यू होता है आपका 0। और यहाँ पे एक वाट मीटर का वैल्यू दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये चारों एकदम आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सा गलत है, ये हम लोग को देखना है सिंक्रोनस मोटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। दूसरा, इट इज़ ए कांस्टेंट स्पीड मोटर। द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर। द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। ठीक है, तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन जो है, इट इज़ ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, ये तो करेक्ट है, ये तो गलत नहीं है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। एन एस जो होता है 120F/P। उसके बाद द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर। हाँ, इसका फील्ड वाइंडिंग रोटर पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, जो कि डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं। उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन द स्टेटर। हाँ, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में प्लेस किया जाता है, जहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, और जिसके कारण हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि एन स्पीड पे घूमती है। एन स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो बाकी कौन सा बचा है? इट इज़ ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। नहीं, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो वो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और रोटर क्या होता है, उस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच नहीं कर पाती है, क्योंकि जब साइकिल चेंज होती है फर्स्ट हाफ टू सेकंड हाफ, तो वो बहुत ही फास्ट चेंज हो जाती है, तो उसके कारण रोटर उसको लॉक नहीं कर पाती है, और एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए बहुत दिक्कत होती है उसको, और एक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो एक ही जगह पर वो कांस्टेंट रह जाती है। ठीक है, इसी कारण वो घूम नहीं पाती है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन, ये जो है ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, जो कि एक इंडक्शन मोटर की तरह उसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हो जाने के बाद उसमें हम लोग फील्ड में डीसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंगल फेज सर्किट्स पावर फैक्टर कैन बी मेजर्ड विथ एन कॉम्बिनेशन ऑफ ए वाट मीटर अलोन। एक वाट मीटर के लिए एनर्जी मीटर अलोन। ठीक है, केवल एनर्जी मीटर, केवल वाट मीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। लास्ट वाला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर, एम मीटर और वाट मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए भी सही है, वाट मीटर आयरन से भी आप लोग माप सकते हैं सिंगल फेज एसी पावर। ठीक है, या तो कॉम्बिनेशन से ही माप सकते हैं। सॉरी, वोल्ट मीटर, एम मीटर और वाट मीटर तीनों यूज़ करके नाप सकते हैं। लेकिन एनर्जी मीटर जो होता है, ये एनर्जी मापने के लिए होता है, जिसका यूनिट होता है किलो वाट आवर। ठीक है, लेकिन वाट मीटर का वाट होता है वाट, यूनिट होता है वाट। ठीक है, वाट या फिर किलो वाट। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर और एम मीटर ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर का भी एक क्वांटिटी आता है।
ठीक है, इसको मेजर करने के लिए ही हम लोग को वाटमीटर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वाटमीटर में हम लोग पोटेंशियल को और करंट कॉइल के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, उसी से हम लोग पावर फैक्टर को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा एसएससी द्वारा दिए गए आंसर के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस of the combination of 10 capacitors of 10 microfarad connected in parallel। अब 10 कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड के वैल्यू का, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो है कैपेसिटर जो होता है वो जब पैरेलल में रहता है तो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, और जब सीरीज में रहता है तो उसको 1/C1 1+1/C2 +1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN, इन टर्म जो रहता है उसको ऐसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल बोला है, मतलब यहाँ पर पैरेलल बोला मतलब सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी नेट इक्वल्स टू एन सी, मतलब जितना है कैपेसिटर उसका एन टाइम। ठीक है, एन कितना है यहाँ पे, एन इक्वल्स टू 10 है, 10 कैपेसिटर, एन इक्वल्स टू 10। ठीक है, और कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 10 × 10 100 माइक्रोफेरेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, एमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, मल्टीप्लायर, कैपेसिटर, शंट और इंडक्टर, चारों में से कौन सा चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर से तो नहीं होगा, क्योंकि एमीटर में कैपेसिटर कोई काम ही नहीं है, इंडक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, जो होता है वो होता है शंट। ठीक है, शंट का यूज़ करके हम लोग को मूविंग आयरन एमीटर का रेंज बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लगा, मूविंग आयरन एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए शंट प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। शंट का तात्पर्य समांतर में जुड़े प्रतिरोध से हो, जो एमीटर का समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मीटर होता है एमीटर, ठीक है, उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा के उसका रेंज बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका RSH। ठीक है, और मीटर का अगर इंटरनल का रेजिस्टेंस है तो वो होता है RM। ठीक है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर बोला है, ये मल्टीप्लायर होता है आपका जो करंट आ रही है रेंज बढ़ाने के बाद, और नॉर्मली जो एमीटर का करंट होता है IM। ठीक है, ये दोनों का रेशियो होता है मल्टीप्लायर, I/IM। ठीक है, इसको कहा जाता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, शंट। शंट मतलब शंट रेजिस्टेंस, RSH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला पूछा है, तो क्या होता है,
देखिए लोड फैक्टर होता है एवरेज बाई मैक्स। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। एवरेज मतलब एवरेज लोड और मैक्स मैक्सिमम डिमांड। ठीक है। अब बोला है एनुअली। एनुअली मतलब हम लोग एवरेज लोड जो है वो भी एनुअली देखना पड़ेगा, मैक्सिमम डिमांड जो है उसको भी हम लोग को एनुअली देखना पड़ेगा। ठीक है। तो एवरेज को निकालने के लिए क्या होगा, एवरेज लोड इंटू साल में कितना घंटा होता है वो, आवर्स मतलब इन ईयर मतलब क्या होगा 24 आवर इंटू 30, एक महीने में कितना घंटा हुआ। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 365 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आवर्स इन ईयर। ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर्स ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे पर ईयर। ठीक है। नंबर्स ऑफ यूनिट एक्चुअली सप्लाइड मतलब ये होगा आपका एवरेज लोड, एवरेज लोड जो बोला था आपको। ठीक है। और नीचे मैक्सिमम डिमांड जो आप लोगों को बोले उसका इंटू 8760 कहाँ से आता है, और 24 इंटू 365 करके देख लीजिएगा, ये 8760 ही आएगा। ठीक है। ये साल भर का है। सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। ठीक है। ऑपोज करता है कौन सा एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या अंतर है, इंडक्टेंस होता है एल और उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो होता है 2 पाई एफ एल, ये होता है उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो उसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। तो इंडक्टर जो होता है उस वो करता है ऑपोज द चेंज इन सर्किट करंट को, लेकिन यहाँ पे बोला है वोल्टेज। वोल्टेज को किस कौन अपोज करता है, वो होता है कैपेसिटेंस। ठीक है। कैसे करता है अपोज, आप देखिए यहाँ पे आई सी डी वी सी, आई इक्वल्स टू सी डी वी डी टी। ठीक है। तो वो रेट ऑफ चेंज को, वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज को अपोज करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर में अगर उसको इंस्टेंटली अगर कैपेसिटर को चार्ज करना हो, इंस्टेंटली मतलब हम लोगों को t टेंस टू 0 करना होगा, एकदम इंस्टेंटली मतलब t टेंस टू 0 सॉरी, t टेंस टू अगर 0 यहाँ पे करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट होने से क्या होगा, हम लोगों को एक इम्पल्स सिग्नल चाहिए होगा, इम्पल्स सिग्नल इंस्टेंटली किसी को भी चार्ज कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है। और उसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता है उसका पीक वैल्यू तक, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीक वैल्यू इंस्टेंटली पहुँच रहा है। ठीक है। ये मनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इम्पल्स जो सिग्नल होता है उसका पीक वैल्यू इंस्टेंटली एकदम 0 टाइम में पहुँच जाता है।
लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर इसको टी मानेंगे, टी एक्सिस, और ये मैग्नीट्यूड का एक्सिस, ठीक है, एक्स टी, तो यहाँ पे उसका पीक वैल्यू में पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज में ही उसको अपोज करता है डीवीडीटी को, ठीक है, रेट ऑफ चेंज को, वोल्टेज को, ठीक है, मतलब ये टी में कुछ टाइम लग रहा है इसी कारण से, ठीक है। अब इसको आप अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, तो आप मानिए एक पानी का बाल्टी है, ठीक है। अब पानी का बाल्टी को भरने के लिए जो आप नल खोलेंगे, उस नल से भरने का थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, और अगर उसको इंस्टेंटली अगर भरना होगा तो बहुत, मतलब बाल्टी के माप का एक नल चाहिए, और वो भी बहुत अच्छा फोर्स के हिसाब से, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ताकि एकदम ज़ीरो टाइम में वो भर्ती हो जाए। लेकिन ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत, इतना बड़ा पाइप कहाँ से लाओगे आप एक बाल्टी भरने के लिए, ठीक है। इसी तरह एक कैपेसिटर का है, कैपेसिटर भी इंस्टेंटली चार्ज करने का एकमात्र एक ही ऑप्शन है, इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। लेकिन हम लोग जेहेतु साइनोसाइडल यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है, और जो कि वोल्टेज को अपोज करता है, चेंज ऑफ वोल्टेज को, मतलब सर्किट के चेंज ऑफ इसको अपोज करता है वो, ठीक है। तो चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट भी दिया हुआ है, धारकीयता का मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, ठीक है, और इसका ऊर्जा मतलब एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ओके। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। A coil is wound with 50 turns and a current 8 ampere produces a flux of 200 microweber. Calculate inductance of the coil. यहाँ पे इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। इंडक्टेंस मतलब एल, एल निकालना होगा हम लोग को। दिया क्या क्या है, एन इक्वल टू 50 टर्न, ठीक है, 50 टर्न है। आई मतलब करंट इक्वल टू 8 एम्पियर, फाइव इक्वल टू 20 माइक्रोवेबर, मतलब फ्लक्स 200 माइक्रोवेबर दिया हुआ है, हम लोग को निकालने बोला है एल, इंडक्टेंस, ठीक है। अब इंडक्टेंस में आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इंडक्टेंस में वी जो होता है मतलब ई, इंडक्टेंस में जो ईएमएफ जनरेट होता है करंट फ्लो करने की वजह से, वो होता है आई एल डी आई डी टी, ठीक है। और अभी जो आप लोगों को मैंने बताया कुछ देर पहले कि फैराडे के लॉ के हिसाब से ई इक्वल्स टू एन डी फाई डी टी होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, ये एल को अगर अंदर लेके चला जाए, डी, सॉरी, डी एल आई बाई डी टी, ठीक है, और इधर एन को अंदर ले जाए तो डी एन फाई बाई डी टी। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ही हैं, दोनों में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल आई और यहाँ पे एन फाई दोनों इक्वल हो रहा है, यहाँ पे अगर काट दे, दोनों इक्वल कर दे, तो डी डी कट रहा है, इधर डी टी कट रहा है, इधर ई कट रहा है, तो एन फाई इक्वल्स टू एल आई। तो एन फाई इक्वल्स टू अगर एल आई करेंगे तो फिर क्या रहा है, यहाँ से एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई आर आई, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली वैल्यू पुट करिए, एन का वैल्यू 50, फाइव 200 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 1.25 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग अच्छे से इसको रिविजन करिएगा, दोबारा अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगले दिन फिर से
आगे बढ़ेंगे 111 नंबर से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको वो तुरंत बहुत जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा आप लोगों वहीं पर। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।